Good evening, friends. Welcome back, all of you. This is the very important topics for mains and prelims for UPSC as well as various BCS and for other examination like SSC, CGL. In this video, we are going to playing a game that is the KBG, के बनी ज्ञानपति। और ये सारा वीडियो इससे पहले और ढेर सारे वीडियो मैंने अपलोड किए हैं, मेरे प्लेलिस्ट में जाइए और वाचिंग दिस वीडियो, स्प्रेड दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स। इफ़ यू लव दिस वीडियो प्लीज़ प्लीज़ वॉच दिस वीडियो वेरी केयरफुली, लिसन इट सिंपली एंड गिव योर आंसर बिफोर गिविंग माई आंसर। ओके, मेरे प्रश्न का उत्तर पढ़ने के बाद आपको 10 सेकेंड मिलेंगे। आप 10 सेकेंड में आराम से उत्तर दे सकते हैं अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है। साथ ही साथ इस वीडियो में आपको न केवल आंसर मिलेगा बल्कि आंसर के साथ हिंदी में कुछ एक्सप्लेनेशन भी मिलेगा। आप चाहे तो उन्हें कुछ लिख भी सकते हैं। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स प्ले विथ मी क्वेश्चन आंसर गेम्स, दैट इज़ KBG। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। भारतीय संविधान के अंतर्गत भारतीय राज्य को पंथ निरपेक्ष घोषित किया गया है। इस प्रावधान को लागू करने के निम्नलिखित में से कौन से उद्देश्य हैं? यह सुनिश्चित करना कि एक ही धार्मिक समुदाय के कुछ सदस्य अन्य सदस्यों पर प्रभुत्व स्थापित ना हो सके। यह सुनिश्चित करना कि एक धार्मिक समुदाय का दूसरे धार्मिक समुदाय पर प्रभुत्व स्थापित ना हो सके। यह सुनिश्चित करना कि राज्य द्वारा किसी भी धर्म विशेष को अपनाया ना जा सके। यह सुनिश्चित करना कि राज्य व्यक्तियों की धार्मिक स्वतंत्रता का हनन ना कर सके। आपके जवाब आपके लिए ऑप्शन ये रहे। आपका समय शुरू होते हैं आप। आई थिंक दिस इज सिंपल क्वेश्चन बिकॉज यू नो अबाउट दैट पंथ निरपेक्ष शब्द। इसको हालांकि 1976 में जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन के, ठीक है, लेकिन इसका मतलब बिल्कुल यह नहीं है कि भारत जो है पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष 1976 के बाद से बना। ये तो हमारे कह सकते हैं कल्चरल में, हमारे DNA में प्रवेश है। हालांकि इसका कुछ गलत इस्तेमाल होता है। चलिए इसका सही जवाब है, आपको मिल चुका होगा मेरे ख्याल से, D इज़ द राइट आंसर। 1, 2, 3 एंड 4 ऑल आर करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट पंथ निरपेक्षता। फिर भी हम लोग इसके बारे में थोड़ा जान लेंगे। भारतीय संविधान का यह प्रावधान यह व्यक्त करता है कि भारत राज्य पंथ निरपेक्ष है। इसका मतलब है कि संविधान के अनुसार केवल एक पंथ निरपेक्ष राज्य निम्नलिखित को सुनिश्चित करने, अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाता है। पहला, एक धार्मिक समुदाय का दूसरे धार्मिक समुदाय पर प्रभुत्व स्थापित ना होना चाहिए। एक ही धार्मिक समुदाय के कुछ सदस्य का अन्य सदस्यों पर प्रभुत्व स्थापित ना होना चाहिए। राज्य द्वारा किसी विशेष धर्म को ना लागू किया जाएगा और ना ही व्यक्तियों की धार्मिक स्वतंत्रता का हनन किया जाएगा। और साथ ही साथ उपयुक्त प्रभुत्व को रोकने के लिए भारत राज्य विभिन्न तरीकों से कार्य करता है, जैसे कि यह धर्म से स्वयं को अलग रखता है। भारतीय राज्य किसी धार्मिक समूह द्वारा शासित नहीं है और ना ही किसी एक धर्म का समर्थन करता है। हाँ, हमारे भारतीय कंसेप्ट में पंथ निरपेक्ष और ब्रिटेन हो या फिर अमेरिकी कंसेप्ट में जो पंथ निरपेक्ष है वो समथिंग डिफरेंट है, क्योंकि राज्य का यहाँ पर कंप्लीट सेपरेशन नहीं है धर्म से। हमारे यहाँ राज्य जो है धर्म, जो कि आपको पता होगा मौलिक अधिकार में 25 से 28 का जब आप डिटेल अध्ययन करिएगा तो आपको पता चलेगा कि धर्म में किस प्रकार से रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन की बात की गई है। अर्थात ये नहीं है कि आप धर्म के आड़ में वैसे गतिविधियों को अंजाम देने लगे जिससे भारत की जो क्या कहते हैं उसको मौलिकता, मॉरलिटी, स्वास्थ्य और एक तरह से कह सकते हैं लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब हो जाए। ये सब नहीं होने दिया जाएगा। ये राज्य इस पर एक रिस्ट्रिक्शन लगा देता है। ओके, डिटेल बता दिया मैंने, आप चाहे तो इसके और भी डिटेल अध्ययन कर सकते हैं। ओके, अगला प्रश्न है, कौन सा ऐसे प्रत्यक्ष लोकतंत्र का स्वरूप है? डायरेक्ट डेमोक्रेसी। ग्राम सभा द्वारा लिए गए निर्णय, किसी राज्य की विधानसभा द्वारा लिए गए निर्णय, एक निगम के निदेशक मंडल के द्वारा लिए गए निर्णय। नीचे कूट का प्रयोग करते हैं, बताइए कौन सा सही है। ओके, आई थिंक यू गॉट द आंसर। पंथ, चलिए मैं बताता हूँ, उसका सही जवाब है केवल एक सही है, ओनली एंड ओनली ग्राम सभा द्वारा लिए गए निर्णय। ये जो है डायरेक्ट डेमोक्रेसी का एक उदाहरण है। निदेशक मंडल में प्रत्यक्ष प्रतिनिधि या नाम निर्देशित सदस्य शामिल होते हैं, इसलिए यह अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है। यह तथ्य किसी राज्य की विधानसभा के संदर्भ में भी लागू होता है। ग्राम सभा प्रत्यक्ष लोकतंत्र का बेहतर उदाहरण है, जहां लोगों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्णय लिए जाते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर यह रहा। समाचार पत्र में चर्चित रहने वाला भारतीय संविधान का अनुच्छेद 142 क्या बताता है? किससे संबंधित है? पहला, उच्चतम न्यायालय की मौलिक अधिकारिता से।
उच्चतम न्यायालय द्वारा पूर्ण न्याय प्राप्त दान करने हेतु उठाए गए कदम से, उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालयों की अपील पर उच्चतम न्यायालय के अपील अधिकारिता से, और रीट जारी करने हेतु सुप्रीम कोर्ट की शक्ति के प्रदान से। बिल्कुल सही जवाब होगा आपका मेरे ख्याल से। ये बहुत ही प्रचलित क्वेश्चन है और 142 का प्रयोग बहुत बार हो रहा है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। इसका सही जवाब है बी इज़ द राइट आंसर। यू नो अबाउट दैट, कंप्लीट जस्टिस दिलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट अपने यथाशक्ति का प्रयोग करते हैं। ओके, लेट्स डिस्कस अबाउट समथिंग इट। आर्टिकल 142 सुप्रीम कोर्ट को पक्षकारों को पूर्ण न्याय कंप्लीट जस्टिस प्रदान करने हेतु विशिष्ट शक्ति प्रदान करता है। जहां कई बार कानून या संविधि समाधान प्रदान करने में असमर्थ होते हैं, न्यायालय द्वारा उस विवाद के संबंध में एक ऐसा समाधान प्रस्तुत कर दिया जाता है जो दोनों पक्षकारों के लिए लाभकारी होता है। जैसा कि अभी आपको पता होगा, हाल में सबसे बेहतरीन डिसीजन अयोध्या वर्डिक्ट में आपने देखा कि अयोध्या वर्डिक्ट में जीत, तो हालांकि जीत या हार की कोई बात नहीं है, मतलब जो भूमि जिसका था उसको उसको सौंप दिया गया। लेकिन इसके साथ साथ एक बेहतरीन उदाहरण प्रस्तुत किया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। उन्होंने हारे हुए पक्ष को भी 5 एकड़ जमीन देने का वादा किया, जो 31 आर्टिकल 142 का प्रयोग है। हालांकि 142 का प्रयोग लगातार हो रहा है और अच्छी बात है। सुप्रीम कोर्ट को लोकतंत्र की मजबूती के लिए, देश की सुदृढ़ता के लिए, एकता के लिए, बंधुत्व भाईचारा बढ़ाने के लिए इस तरह के अगर कदम उठाए जाते हैं तो ये स्वागत योग्य कदम है। चलिए अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से, उस पर विचार करते हुए बताइए कौन सा कथन सही है। मानवाधिकार के संरक्षण और संवर्धन के लिए एक सरकारी प्रस्ताव द्वारा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना की गई थी। सरकारी प्रस्ताव द्वारा, ओके। मानवाधिकार उल्लंघन संबंधित शिकायतों की जांच हेतु आयोग के पास स्वयं के जांच के कर्मचारी होते हैं। आयोग को मानवाधिकार के उल्लंघनकर्ताओं को दंडित करने की शक्ति नहीं है। और ध्यान रहे कौन सा कथन सही मांगा गया है, तो मेरे ख्याल से आपको इसका आंसर पता होना चाहिए। इसका सही जवाब है सी इज द राइट आंसर। 2 और 3 इज द राइट आंसर। यू नो व्हाई? बिकॉज 1 इज एब्सोल्युटली इनकरेक्ट, क्योंकि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का स्थापना कोई सरकारी रेजुलेशन से नहीं बना है, बल्कि ये स्टैट्यूटरी बॉडी है या नहीं आप जानिए। चलिए, एक एक्ट के द्वारा लाया गया था, इसलिए हम ये बोल रहे थे। भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, जिसको नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन NHRC बोलते हैं, उसको मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 द्वारा एक वैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। NHRC मानव अधिकारों के संरक्षण, उसके संवर्धन के लिए उत्तरदायी है, जिसे अधिनियम के द्वारा अग्रलिखित रूप से परिभाषित किया गया है। संविधान द्वारा प्रत्याभूत या अंतर्राष्ट्रीय नियमों में समाविष्ट और भारत में प्रवर्तनीय जीवन, स्वतंत्रता, समानता और व्यक्ति की गरिमा से संबंधित अधिकार मानवाधिकार है। व्यक्ति की जीवन, उसकी स्वतंत्रता, उसका समानता, उसकी व्यक्ति की गरिमा से संबंधित जो अधिकार है, यही तो है मानवाधिकार। मानवाधिकार के उल्लंघन के शिकायतों की जांच करने के लिए आयोग के पास पुलिस महानिदेशक के नेतृत्व में स्वयं की जांच कमेटी होती है, स्वयं की जांच कर्मचारी होते हैं। अधिनियम के तहत शिकायतों की जांच करते समय आयोग को सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत मुकदमा चलाने की दीवानी न्यायालय की शक्तियाँ भी प्राप्त होती है। इसे मानवाधिकारों के उल्लंघन करने वाले को दंडित करने की शक्ति प्राप्त नहीं होती है। ध्यान रहे, इसको दंडित करने की शक्ति नहीं है। और ध्यान रहे, इसे किसी भी प्रकार के मौद्रिक सहायता प्रदान करने की शक्ति भी प्राप्त नहीं है। ऐसा नहीं कि किसी व्यक्ति का गरिमा, उसकी स्वतंत्रता, उसके अधिकार छीन रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप बी एज ए ह्यूमन, आप मानवाधिकार के अगर कोई सदस्य हैं, मेंबर है, आपको लगता है कि हम बेनिफिट दे दें, कुछ राशि उठाकर उसको दान दे दें, या फिर आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते हैं। और ना ही मानवाधिकार के द्वारा जिस व्यक्ति के द्वारा उल्लंघन किया गया, आप उसको दंडित भी नहीं कर सकते हैं। ये सब बात है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, दोहरी क्षति जो होती है, जिसको हम लोग डबल जियोपार्डी बोलते हैं, उसके संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करते हुए बताइए कि इसका अर्थ क्या है। इसका अर्थ है कि किसी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा। दूसरा, संविधान एक ही अपराध के लिए दोहरे दंड को प्रतिबंधित करता है। तीसरा, दोहरी क्षति के विरुद्ध आंशिक सुरक्षा प्रदान करना एक मूल अधिकार है। आई थिंक दिस इज ऑल्सो सिंपल क्वेश्चन, बिकॉज यू नो अबाउट द आर्टिकल 20, जिसमें आपको पता होगा। आर्टिकल 21 भी आपने पढ़ा होगा, तो आपको 20 के बारे में पता होगा। उसमें 3 क्लोज है, उसमें 3 क्लोज, ये तीनों क्लोज यहाँ लिखा हुआ है। चलिए, इसका सही जवाब डी इज द राइट आंसर, एब्सोल्युटली डी। लेट्स सी समथिंग अबाउट इट। अनुच्छेद 20 सब क्लोज 2 के तहत यह प्रावधान किया गया है कि किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा। यह इसे ही दोहरी क्षति का सिद्धांत, डॉक्ट्राइन ऑफ डबल जियोपार्डी कहा जाता है। इसका उद्देश्य सीधा सा बात है कि उद्देश्य क्या है, उत्पीड़न, चाहे वो क्रमिक आपराधिक कार्रवाई के लिए होना चाहिए, जो संरक्षण प्रदान करना है। मतलब सीधा बता, उत्पीड़न को से संरक्षण प्रदान करना, जहां व्यक्ति द्वारा केवल एक ही अपराध किया गया है। संविधान समान अपराध के लिए दोहरी सजा को प्रतिबंधित करता है। इस अपराध के लिए दोष सिद्धि अन्य अपराध के लिए क्रमिक ट्रायल और दोष सिद्धि को प्रतिबंधित नहीं करती है।
भारत संविधान के अनुच्छेद 20 के सब क्लोज 2 के तहत दोहरी क्षति से संरक्षण प्रावधान को सम्मिलित किया गया है और यह अधिकार भारतीय संविधान के मूल अधिकारों में से एक है। भारत के उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया है कि यदि अभियुक्त को अभियोजन के लिए अवैध अनुमोदन के आधार पर ट्रायल आरंभ होने से पहले किसी भी आपराधिक मामले से मुक्त कर दिया जाता है तो उस स्थिति में दोहरी क्षति का सिद्धांत लागू नहीं होगा। ध्यान रहे, एक बार अगर किसी आपराधिक मामले में आपको मुक्त कर दिया गया तो उस स्थिति में दोहरी क्षति ऐसा नहीं होगा कि आपको फिर से उठा लिया जाए, तो वो ऑलरेडी ट्रायल हो चुका है, उस पर अब निर्णय सुनाया जा चुका है, तो आपको दोहरी क्षति नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आप दोहरी सुरक्षा के आड़ में आपने आपको बचा लीजिएगा। ओके, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। भारत में तेल ताड़ की खेती के बारे में प्रश्न पूछा गया है। तेल की ताड़ की खेती के बारे में कौन सा कथन सही है? देखिए, तेल की ताड़ की खेती और उत्पादन में महाराष्ट्र देश में प्रथम स्थान पर है कि नहीं, आपको जानना है। तेल ताड़ की खेती के लिए धान और गन्ने की तुलना में बहुत कम जल की आवश्यकता होती है। तीसरा, भारत में तेल ताड़ का अधिकांश हिस्सा सिंचित भूमि पर उगाया जाता है। चलिए, ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर ये रहा और आपके समय शुरू होते हैं अब। ये थोड़ा सा फैक्चुअल क्वेश्चन है, आई थिंक अगर आपको पता होगा तो होगा, नहीं तो नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, इसका सही जवाब मैं बता देता हूँ। इसका सही जवाब है सी, 2 और 3, एक सही नहीं है। तेल की ताड़ की खेती महाराष्ट्र में नहीं है। प्रथम, आंध्र प्रदेश में तेल की ताड़ उत्पादकों को राज्य के उत्तरी भाग में बड़े परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, विशेष रूप से पूर्व और पश्चिम गोदावरी जिलों में, जहां सफ़ेद मक्खी व्हाइट फ्लाई इन्फेस्टेशन के कारण प्रकोप का सामना करना पड़ा, बहुत प्रभावित हुआ है, इसलिए अभी चर्चा में था। देखिए, राज्य में तेल ताड़ की कृषि का अधिकतर भाग सफ़ेद मक्खी द्वारा प्रभावित हो जाता है। यह संक्रमण तेल ताड़ की कृषि के लिए निकट उगने वाले नारियल के पेड़ों में प्रसारित हो रहा है। इस प्रकोप के कारण पिछले साल किसानों को बहुत खास 35 से 30% का नुकसान हो गया, मतलब गिरावट आई फसल में। भारत में तेल ताड़ का जो फल है वो सर्वाधिक उत्पादन आंध्र प्रदेश में किया जाता है। देश में तेल ताड़ की कुल कृषि के तहत 2 लाख हेक्टेयर भूमि में आंध्र प्रदेश 5 लाख हेक्टेयर 2 लाख भूमि में 5 लाख हेक्टेयर, ऐसे कैसे देश की 2 लाख हेक्टेयर भूमि में 5 लाख एकड़ भूमि स्थित है। सफ़ेद मक्खी के द्वारा इसकी पत्तियों के सभी पोषक तत्वों को नष्ट कर दिया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप उपज में गिरावट हो गई थी। तेल ताड़ की कृषि को ज़्यादातर जल की आवश्यकता नहीं होती है। यहाँ पर मतलब शुष्क खेती है ये एक प्रकार का। इसके धान और गन्ने की तुलना में बहुत ही कम जल की ज़रूरत होती है। इसके लिए जल की समय पर आपूर्ति की आवश्यकता होती है। ध्यान रहे कि विश्व में तेल ताड़ का उत्पादन में अग्रणी देश जो है मलेशिया है, और उसके बाद फिर इंडोनेशिया में है। वहाँ वर्षा आधारित परिस्थितियों में कृषि की जाती है, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। भारत में इसकी कृषि सिंचित भूमि में की जाती है, इसी कारण भारत में इसकी बहुत कम पैदावार होती है। अगर हमारे यहाँ पर अगर तेल ताड़ की कृषि अगर जल पे आधारित होती तो एक और संकट उत्पन्न होता है, जल संकट। यू नो अबाउट द जल संकट, जल क्राइसिस। भारत के अधिकांश मतलब आप समझ लीजिए कि कम से कम नहीं तो 17 से 18 जिला ऐसा है जो मतलब सिंचित क्षेत्र हो चुका है, जहाँ पर पानी की गंभीर संकट हो गई है। और उसकी स्थिति में अगर हम तेल ताड़ उगाने लगे वो उसी तरह से जिस तरह से इंडोनेशिया मलेशिया उत्पादन कर रहा है, तो डेफिनेटली हम लोग, हालांकि इससे करंट अकाउंट डेफिसिट घट जाएगा। आप जो इंपोर्ट करते हैं बहुत भारी मात्रा में, उससे आप थोड़ा बच सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा मतलब एक विवेकपूर्ण उपलब्धि है या नहीं होगी, इस पर सोचने वाली बात है। क्योंकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट दैट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ओके, इसके बारे में तो मैंने बहुत कुछ बता दिया। मलेशिया में सैकड़ों एकड़ पर तेल के ताड़ के बागान फैले हुए हैं, लेकिन भारत में लघु जोत जैसी समस्याएं मौजूद है। छोटा छोटा जोत है, आपको पता होगा, परिवार के बीच बंटवारा, भाई का बंटवारा, तो भाई जब बंटवारा होगा तो ज़मीन भी तो बटेगा, और परिणाम स्वरूप छोटा छोटा जोत होता जाता है। और आपको पता होगा इससे मतलब एक तरह से गहन कृषि बहुत मुश्किल होती है। अगला क्वेश्चन है, जलमग्न तटरेखा की विशेषता पूछा गया है। जलमग्न तट की विशेषता, जलमग्न नदी घाटियां हैं, तरंगों द्वारा अपवर्तित वेदिका हैं, फ्योर्ड की उपस्थिति होती है। आई थिंक यू नो अबाउट द आंसर। चलिए, इसका सही जवाब है 1 और 3, 1 और 3 सही जवाब है। जलमग्न तट जो कि पानी के अंदर डूबा होता है, वो कोस्ट सबमर्जेंट कोस्ट वे तट होते हैं जो स्थान पर समुद्री जल स्तर के सापेक्षिक वृद्धि के कारण वो डूब गया है। समुद्र जल स्तर में वृद्धि या तो महासागरों के बेसिन में जल की मात्रा में वृद्धि या फिर भूमि सतह के सिकुड़ने से हो सकता है। एक जलमग्न समुद्र तट की मुख्य विशेषता है कि जलमग्न नदी घाटियाँ या रिया तट, जलमग्न हिमनद घाटियों या फ्योर्ड तट की उपस्थिति है। दूसरा है कि भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमी तट का जो मैदान है वो जलमग्न तट रेखा के उदाहरण है। ज्वार नदमुख अक्सर नदियों के जलमुग्न मुहाने पर ही होते हैं।
ये जो इमरजेंट कोस्ट है वो भूमि सतह के स्थानीय रूप से टेक्टोनिक घटना के कारण उत्थान या महासागरों के बेसिन के जल स्तर के में गिरावट के परिणाम होते हैं। जस्ट अपोजिट टू इट, इमरजेंट कोस्ट अपोजिट टू इट द जलमग्न तट। ओके, अक्सर जो इमरजेंट तटों पर चट्टानी तटरेखाएँ होती हैं जहाँ पर क्लिफ मौजूद होते हैं, यहाँ पर ये समतल वेदिकाएँ भी मौजूद होती है जिसका विस्तार समुद्र की ओर होता है, जहाँ पुराने तटीय मैदानों का उत्थान विवर्तनिक रूप से हुआ है और जो अब नवीन भूमि पर और समुद्र जल के इंटरफेस क्षेत्र के ऊपर उठे हुए हैं। जो इमरजेंट तट रेखा के कई विशिष्ट भू आकृति मौजूद हो सकती है, जैसे कि इमरजेंट समुद्र तट है, तरंगों द्वारा छील दिया गया हो वेदिका, समुद्री गुफा, उसमें गुफा बन गया हो। ओके, अगला क्वेश्चन है, दक्षिण प्रायद्वीप पठार में उत्तर पूर्वी प्रायद्वीप पठार की तुलना में दक्षिण प्रायद्वीप पठार में उत्तर पूर्वी पठार की तुलना में अधिक डाइवर्स खनिज पाए जाते हैं। ओके, पहला ऑप्शन। दूसरा है, प्रायद्वीप पठार के उत्तर पश्चिम भाग में प्रायद्वीप पठार के उत्तर पश्चिम भाग में पाए जाने वाले खनिज धारवाड़ चट्टानों से संबंधित है। ओके, फंस गया ये क्वेश्चन। तांबा, सीसा, जस्ता, कोबाल्ट और टंगस्टन जैसे खनिज हिमालय क्षेत्र में ही पाए जाते हैं। आई थिंक यू नो दिस इज द देयर इज ए क्लू विच आई रीड ड्यूरिंग द क्वेश्चन। कथन सही मांगा गया है। चलिए बताइए इसका सही जवाब। आई थिंक यू गॉट द आंसर। इसका सही जवाब है सी, 2 और 3। चलिए थोड़ा सा पढ़ते हैं इसके बारे में। भारत में अधिकांश धात्विक खनिज प्रायद्वीप पठारी क्षेत्रों में ही मिलते हैं। पूर्वोत्तर पठार क्षेत्र, इस बेल्ट के अंतर्गत छोटा नागपुर जो झारखंड, ओडिशा पठार, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ के कुछ जिले हैं, कुछ हिस्से हैं। इसमें विभिन्न प्रकार के खनिज मौजूद है, लोहा है, कोयला है, मैग्नीज है, बॉक्साइट है, अभ्रक है। दक्षिण पठार में आते हैं, दक्षिण पश्चिम पठार में यह बेल्ट कर्नाटक, गोवा, तमिलनाडु, केरल तक फैली है। यह बेल्ट लोहा, बॉक्साइट, यहाँ उच्च श्रेणी का लोहा, लोएस्क, मैग्नीज, चूना पत्थर, नेवेली लिग्नाइट को छोड़ दिया जाए तो कोयले के भंडार से परिपूर्ण है। इस बेल्ट पर उत्तर पूर्वी बेल्ट के अनुरूप विविध प्रकार के खनिज नहीं पाए जाते हैं। केरल में मोनाजाइट और थोरियम का भंडार मौजूद है। अब आते हैं उत्तर पश्चिम क्षेत्र में। यह उत्तर पश्चिम क्षेत्र राजस्थान में अरावली के साथ साथ गुजरात तक फैला हुआ है और यहाँ पाए जाने वाले खनिज धारवाड़ चट्टानों की प्रणाली से जुड़े हुए हैं। इसमें तांबा, जस्ता प्रमुख खनिज हैं। राजस्थान इमारती पत्थरों से समृद्ध है। यहाँ बलुआ पत्थर, ग्रेनाइट, संगमरमर, जिप्सम आदि पत्थर पाए जाते हैं। मुल्तानी मिट्टी के लिए भी यह बहुत ही फेमस है। डोलामाइट और चूना पत्थर सीमेंट उद्योग के लिए कच्चा माल प्रदान करते हैं। हिमालय बेल्ट एक अन्य खनिज बेल्ट है जहाँ तांबा, सिस्ता, जस्ता, कोबाल्ट, टंगस्टन, ऐसा नहीं गलती कर दीजिएगा कि हिमालय बेल्ट में कोई खनिज ही नहीं मिलता है। दिस इज़ रॉन्ग। हिमालय बेल्ट में भी अच्छे अच्छे खनिज है जहाँ आपने देखा कि तांबा है, सिसा है, जस्ता है, कोबाल्ट है, टंगस्टन है। अगला क्वेश्चन आपके संबंध में है, किसका सबसे अधिक एल्बिडो होता है? स्थलमंडल का, वायुमंडल का, जलमंडल का, हिमांक मंडल का? आई थिंक दिस इज द सिंपलेस्ट क्वेश्चन एवर। 4 नंबर का डी आंसर होगा। बिना कोई सोचे समझे हम दाग लगाएंगे और आई थिंक यू ऑल्सो गॉट द आंसर। डी इज द राइट आंसर। व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन? ओके, एल्बिडो के बारे में समझिए थोड़ा सा क्या होता है। देखिए, एल्बिडो हिमांक मंडल यानी क्रायोस्फीयर पृथ्वी की सतह के वे हिस्से होते हैं जहाँ पर जल ठोस रूप में मौजूद होता है, जिसके अंतर्गत बर्फ़ है, समुद्री बर्फ़ है, झील है, झील की बर्फ़ है, नदी की बर्फ़ है, हिमावरण है, हिमनद है, बर्फ़ की चादरें और जमी हुई भूमि। हिम का उच्च प्रकाशानुपात एल्बिडो उच्च प्रकाशानुपात होता है। जनगणना 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या घनत्व के घटते हुए क्रम में समझाइए। सबसे कम घटते हुए क्रम, सबसे ज़्यादा आई थिंक यू नो अबाउट दैट, बिहार, पश्चिम बंगाल, उसके बाद फिर पंजाब, उसके बाद फिर कर्नाटक। इसका सही जवाब है बी, 1, 2, 4। देखिए, बिहार की अभी 1102 है, उसके बाद फिर आता है पश्चिम बंगाल का, वो लगभग 1029 है, पंजाब का 550 है, कर्नाटक 319। आपको याद करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बिहार, पश्चिम बंगाल, पंजाब और कर्नाटक 4 ऐसे राज्य हैं, एक क्रम में है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, विकासशील देशों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में निम्नलिखित में कौन सा कारक प्रतिकूल है? विकासशील देशों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में कौन कौन से ऐसे फैक्टर जो उसको रोक रहे हैं? एक तो घरेलू उद्योगों को डंपिंग से सुरक्षा करना, क्षेत्रीय व्यापार में गुटों की स्थापना करना, प्राथमिक वस्तुओं का निर्यात और निर्मित वस्तुओं का आयात करना, और अन्य विकासशील देशों के साथ मुक्त व्यापार करना। इससे ये और क्वेश्चन हो नहीं सकता है।
आई थिंक सी इज़ द राइट आंसर। प्राथमिक वस्तुओं का आप निर्यात कर लिया तो कैसे हो जाएगा। तो वैश्विक बाजारों का वर्तमान एकीकरण अत्यधिक प्रतिस्पर्धी देश के साथ अधिक प्रतिस्पर्धी उत्पाद का पसदर रहा है। वैश्विक बाजार जो है वो अधिक प्रतिस्पर्धी देश से अधिक प्रतिस्पर्धी उत्पाद का पसदर रहा है। विकसित देशों को भौतिक के साथ साथ मानव पूंजी में उन्नतीकरण के कारण ही विनिर्मित वस्तुओं पर बढ़त प्राप्त है। विकासशील देशों द्वारा प्राथमिक वस्तुओं का बहुत से अधिक निर्यात किया जाता है। इसको हम लोग कच्चे माल को बेचने में माहिर है, बनी पदों को खरीदने में। मोबाइल हमारे यहाँ बनता नहीं है, हम लोग सिर्फ पैकिंग करने में माहिर है, क्योंकि उनके पास प्रचुर मात्रा में मौजूद है वो सब। ये लंबे समय के साथ उनकी प्रतिस्पर्धा को प्रभावित करते हैं, क्योंकि वे विनिर्माण आधार बनने के अवसर चूक जाते हैं। प्राथमिक उत्पादों का निर्माण करने वाली पिछड़ी अर्थव्यवस्था ही बने रहते हैं। अगर हम लोग सिर्फ कच्चे माल ही बेचते रहेंगे तो फिर हमारे पास फिनिश गुड तो बनेगा नहीं। हम लोग आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं तो फिनिश गुड कैसे तैयार हो, उसके लिए कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर हो, कैसी सहायता हो, कैसा लेबर लो हो, उनमें क्या क्या सुधार होना चाहिए, सरकार को इस पर कड़ी नज़र रखनी होगी, तभी हम लोग प्रतिस्पर्धी देश बन पाएंगे। ऐसा ना हो कि केवल हम लोग कच्चे माल को ही बेचते रह जाए और फिनिश गुड चाइना से हमारे यहाँ डंपिंग होता रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन है, कौन सा भारत द्वारा आर्थिक संरक्षणवाद का एक रूप हो सकता है। आर्थिक संरक्षणवाद, विदेशी नागरिकों को प्रवेश पर प्रतिबंध लगाना। अच्छा, दूसरा घरेलू उद्योगों के लिए अधिमान्य बाजार पहुंच नीतियों को अपनाना। आयातित वस्तुओं और सेवाओं पर सीमा शुल्क बढ़ा देना। चलिए इसका सही जवाब तो मिल चुका होगा मेरे ख्याल से। इसका सही जवाब है 1, 2, 3 सब सही है। संरक्षणवाद, जिसको हम लोग प्रोटेक्शनिज्म बोलते हैं, घरेलू उत्पादों को वैश्विक प्रतिस्पर्धा से बचाने का किसी भी प्रकार का प्रयास करना हो सकता है, चाहे वो लोग हो जिसको श्रम बोलते हैं, विदेशी लोग घुसने ही नहीं देंगे अपने यहाँ। वस्तु सेवाओं के संचालन को प्रतिबंध कर देना आर्थिक संरक्षणवाद का एक स्वरूप हो सकता है। घरेलू उद्योगों को वरीयता देने से भारत में निवेश की इच्छा रखने वाली बहुराष्ट्र कंपनियां जो है उसके समक्ष बहुत सारी चुनौतियां उत्पन्न हो जाएगी। आयातित वस्तुओं और सेवाओं पर आप सीमा शुल्क में वृद्धि कर देंगे तो विदेशों से आयात किए जाने वाले सामान की तुलना में भारतीय सामान अधिक प्रतिस्पर्धा हो जाएगा, बहुत सस्ता हो जाएगा। भारत का सामान विदेश के बाजार में बेचा जाएगा। हमारे देश में अगर आप सस्ते सामान को डंप होने नहीं देंगे, उस पर डंपिंग ड्यूटी, काउंटर वेल्डिंग ड्यूटी, सेफगार्ड ड्यूटीज इत्यादि अगर बढ़ा देंगे तो डेफिनेटली भारत सरकार चाहे तो ऐसा करती है और बीच में करना भी चाहिए, क्योंकि चाइना तो आपको पता होगा करेंसी मैनिपुलेटर है, वो करेंसी का डिवैल्यूएशन करके अपने सामानों को निर्यात करने में बहुत माहिर हो जाता है। भारत ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि भारत का डिमांड इकोनॉमिक है, हम लोग चूँकि खाने वाले ज़्यादा हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में विदेशी मुद्रा भंडार फॉरेस्ट रिजर्व में वृद्धि और बचत को बढ़ावा दे सकता है। आपके फॉरेस्ट रिजर्व में वृद्धि करना होगा। चलिए पहला ऑप्शन है भारतीय शेयरों और विदेशी प्रत्यक्ष निवेश में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक द्वारा निवेश में वृद्धि करना। ओके, एफडीआई में जो विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक का वृद्धि होना। कच्चे तेल की कीमत में गिरावट होना। भारत में विदेशी रेमिटेंस और विदेशी यात्रा में गिरावट होना। विदेशी प्रिवेशन और विदेशी रेमिटेंस और विदेशी यात्रा में गिरावट होना। ओके, भारत में निगम करो, निगम के दर में कॉर्पोरेट टैक्स में कटौती करना। क्या हो सकता है इसका सही जवाब? सोचिए सोचिए जल्दी सोचिए। हालांकि आपने सोच लिया होगा तो मैं आगे बढ़ता हूं। इसका सही जवाब है डी, 1, 2, 3, 4 सब सही है। अर्थव्यवस्था में सुस्ती के बावजूद भी विदेशी मुद्रा भंडार हमारा बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है भैया? देखिए, विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि का एक प्रमुख कारण है भारतीय शेयरों और विदेशी प्रत्यक्ष निवेश एफडीआई में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक के द्वारा निवेश में लगातार वृद्धि हो रही है। विदेशी निवेशक ने पिछले 2 महीने में कई भारतीय कंपनियों में निवेश किया है। अब सोच रहे होंगे कि निवेश कैसे बढ़ रहा है। एक तो मंदी की, एक तरह आप तरह सकते हैं स्टैगफ्लेशन की स्थिति है, विदेशी कंपनियां भारत में इन्वेस्ट कर रही है। आरबीआई द्वारा जारी किया गया एक आंकड़ा है कि कहता है कि एफडीआई का प्रभाव मार्च में $4 बिलियन था, वही अप्रैल में 2.1 बिलियन रह गया। सोचिए, मार्च में जो भी हो ये सब उतना आपको मतलब नहीं है। विदेशी पोर्टफोलियो बढ़ रहा है, अर्थव्यवस्था में बदलाव के आसार नजर रहे हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था उभर कर आएगी ऐसा लग रहा है। देखिए, कच्चे तेल में कीमत में तो बहुत गिरावट आ गया, आपको पता होगा नेगेटिव में चला गया था। तो क्या हुआ, तेल के बिल में तो स्वाभाविक है करंट अकाउंट डेफिसिट, आपका आयात बिल कम हो जाएगा, जिससे विदेशी मुद्रा आपको बहुत बचेगा। इसी तरह विदेशी रेमिटेंस और विदेशी यात्रा में अप्रैल में कमी के कारण $1 बिलियन घटकर 61% कम हो गया था। पिछले 9 महीना में विदेशी मुद्रा भंडार में अत्यधिक वृद्धि के कारण वित्त मंत्री जी ने कहा है कि निगम कर दरों में कटौती की घोषणा कर रही थी। चलिए अच्छी बात है, कटौती करेंगे तो आपका आर भी एफडीआई आएगा। कॉर्पोरेट टैक्स जो है वो विश्व के मतलब अगर आप 2-3 नंबर में रहिएगा तो इससे आपको कंपनी को फ़ायदा होगा।
चौथा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, भारतीय रिजर्व बैंक विदेशी मुद्रा भंडार के संरक्षक और प्रबंधक के रूप में काम करता है। दूसरा ऑप्शन, भारत के विदेशी मुद्रा भंडार का अधिकांश हिस्सा विदेशी केंद्रीय बैंकों में जमा किया गया है। तीसरा ऑप्शन है, लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम के तहत भारत के लोगों को प्रति साल $25,000 तक निवेश दूसरे देश में निवेश और व्यय के लिए भेजने की अनुमति है। अच्छा, 25,000। चलिए, छांटने के लिए ऑप्शन तो मिल गया आपको, कौन सा ऑप्शन गलत है ये पूछा गया, ध्यान रहे, फंस जाते आप अगर आपको ना। चलिए, इसका सही जवाब है 2 और 3 गलत है। रिजर्व बैंक विदेशी मुद्रा भंडार के संरक्षक और प्रबंधक के रूप में काम करता है। यू नो अबाउट दैट। हम लोग का जो विदेशी मुद्रा भंडार है उसका संरक्षक और उसका मैनेजमेंट भी आरबीआई करते हैं। सरकार के साथ सहमत हुए समग्र नीतिगत ढांचे के भीतर इसका संचालन किया जाता है। आरबीआई विशिष्ट उद्देश्यों के लिए डॉलर का आवंटन करता है, जैसे कि उदारीकृत प्रेषण योजना के तहत लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम, लिबरलाइज LRS जिसको बोलते हैं, के तहत लोगों को 2.5 लाख, ठीक है, प्रति वर्ष 25,000 लिखा है, भेजने की अनुमति है। आरबीआई रुपये के क्रमबद्ध संचालन के लिए अपनी विदेशी मुद्रा कोष का उपयोग करता है। यह रुपया कमज़ोर होने पर डॉलर की बिक्री करता है और रुपया जब मजबूत होता है तो डॉलर खरीद लेता है। आरबीआई द्वारा मुद्रा भंडार को बढ़ाने के लिए बाजार से डॉलर की खरीदी की जा रही है। मुद्रा का भंडार बढ़ाने के लिए बाजार से डॉलर खरीदते जा रहे हैं हम लोग। जब आरबीआई डॉलर की खरीद करता है तो इसके द्वारा रुपये की बराबर राशि जारी कर दी जाती है। इससे तरलता को बॉन्ड और प्रतिभूतियों और LF के संचालन के माध्यम से नियंत्रित कर लिया जाता है। आरबीआई अधिनियम 1934 मुद्राओं, उपकरणों, जारीकर्ताओं और समकक्षों के व्यापक मानदंडों के भीतर विभिन्न विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति और स्वर्ण में आरक्षित मुद्रा भंडार के परिनियोजन के लिए व्यापक कानूनी ढांचा प्रदान करता है। आरबीआई के आंकड़ों के अनुसार देखा जाए तो 64% विदेशी जो मुख्य रूप से अमेरिकी के ट्रेजी बिल जैसी प्रतिभूतियों के रूप में जमा है हमारे यहाँ। 28% विदेशी केंद्रीय बैंक में जमा है। In this video we discussed most of the 15 question, so revise it, watch it and explain yourself in comment section about my idea. अगर कुछ सुधार की ज़रूरत है तो डेफिनेटली बोलिए, मैं ज़रूर इसमें कोशिश करूँगा इसमें सुधार हो। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो कृपया करके आप इसे शेयर करिए अपने मित्रों के बीच, और बुरा लगता है तो वो भी लिख भेजिए कि क्या बुरा है, ताकि मैं उसमें सुधार करने की कोशिश कर पाऊँ। ओके, थैंक्स अ लॉट, बहुत बहुत धन्यवाद।